आइए फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग जरा यहां पे देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम बढ़िया से एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन एकदम पूरा विस्तार से समझाएंगे, आप बढ़िया से देखिएगा। कह रहा है कि पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या होती है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आखिर ये अपमार्जक होता क्या है। बहुत सारे बच्चे अपमार्जक नहीं जानते होंगे, तो आपको हम ये समझाते हैं कि ये अपमार्जक होता क्या है। तो बउआ सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि अपमार्जक होता क्या है, ठीक है ना। आप लोगों को हम सबसे पहले यही समझाते हैं कि ये अपमार्जक क्या होता है। इस अपमार्जक के बारे में अगर आप लोग समझ गए तो फिर बढ़िया से समझ जाइएगा। देखो बाबू, हम बात करते हैं घास का, ठीक है ना। ये घास को कौन खाता है, घास को खाने वाला कौन है, तो कहिएगा कि सर इस घास को तो ग्रास हॉपर खा जाता है, ग्रास हॉपर खा जाता है, ठीक है ना। घास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है। इस ग्रास हॉपर को कौन खाता है, इस ग्रास हॉपर को खाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये मेढक, ठीक है ना। इस ग्रास हॉपर को मेढक खा जाता है। और इस मेढक को कौन खाता है, सांप खा जाता है। कौन खा जाता है, सांप खा जाता है। क्लियर हुआ यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग समझ गए। अगर सांप के बाद में भी आ जाए तो सांप को भी खाने वाला कौन है, तो बाज है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और प्यारे बच्चों जरा आप लोग यहां पर ध्यान से समझना, ये जो घास है, इस घास को खाने वाला एक जीव और है, और वो जीव कौन है, तो घास को सर जी खाता है हिरन। घास को कौन खाता है, हिरन खाता है। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि घास जो है इसको कौन खाता है, बकरी, ठीक है ना। घास को कौन खा जाता है, बकरी। और बकरी को कौन खाता है, तो बकरी को खा जाता है बाबू बाघ। बकरी को कौन खा गया, बाघ खा गया। ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अलग तरीके से और बोल सकते हैं बाबू, जैसे घास हो गया, घास को कौन ये कौन खाता है, खरगोश। कौन खा जाता है, खरगोश। और खरगोश को भी खाने वाला कोई ना कोई जीव होगा जो खरगोश को खा जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे लास्ट में आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जैसे यहां पर बाज सबसे लास्ट में आ रहा है, यहां पर बाघ सबसे लास्ट में आ रहा है, जो सबसे लास्ट में आता है ना वही कहलाता है क्या, अपघटक। ये अपघटक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो जैसे बाज हो गया तो इसी को हम लोग कहेंगे अपघटक। अपघटक इसी को कहते हैं, या इसी को अपमार्जक भी कहते हैं। अपघटक या अपमार्जक इसी को कहा जाता है। एकदम पूरा विस्तार से समझा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। तो इस तरीके से जैसे ये बाघ हो गया, तो बाघ सबसे अंतिम है, तो सबसे अंतिम वाला क्या कहलाता है, अपघटक कहलाता है। अपघटक कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है। ये घास प्यारे बच्चे उत्पादक कहलाता है। ये प्रथम उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया, और सबसे लास्ट में आता है अपमार्जक या फिर अपघटक आता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही कह रहा है कि अपघटक क्या है, अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो एक बात आप लोग बाबू ध्यान से समझना, ये सॉरी यहां पर ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, थोड़ा सा बाबू हम मिस्टेक कर दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से जरा सुन लेना। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक है ना। ये सबसे लास्ट में जो आता है ना, ये मरता है, हम थोड़ा सा यहां पर बताने में मिस्टेक कर दिए। ये जब मरता है प्यारे बच्चों, तो ये मरने के बाद जो जीवाणु है, मरने के बाद इसको जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या करता है, खा जाता है। जैसे देखते होंगे ना, अगर कोई जीव मरता है तो उसमें छोटा छोटा जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब लग जाता है। जैसे आप लोग अपने घर के आसपास में देखते होंगे, अगर कोई जीव मरता है, सुनो बाबू ध्यान से, अगर कोई जीव मरता है, एकदम ध्यान से सुनिए, अगर कोई जीव मरता है तो जीव मरने के बाद उसको हम लोग फेंक देते हैं, खंदा में चाहे खेत में कहीं पर फेंक देते हैं। वो प्यारे बच्चों देखिएगा कुछ समय के बाद सड़ता है, उसमें छोटे 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 जो कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं। वो जो छोटे 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 जो सूक्ष्म जीव है ना, जो कीड़े हैं ना, वही है जीवाणु, विषाणु, उसी को कवक कहते हैं। और ये जो जीवाणु और कवक है प्यारे बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं अपमार्जक। अपमार्जक, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हम वहां पर कर दिए थे, इसको क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। ये बाघ जो हो गया ना, ये सबसे अंतिम उपभोक्ता हो गया, ये जो हो गया सबसे अंतिम उपभोक्ता हो गया। बाघ जब मरेगा प्यारे बच्चों, तो बाघ को जब क्या होगा, मरेगा, तो इसमें जीवाणु लग जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा, वायरस लग जाएगा, और ये सब धीरे धीरे खा करके उसको मिट्टी में मिला देता है, ठीक है ना। तो जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, ये सब लग जाता है। तो जीवाणु विषाणु ही क्या कहलाता है, अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता कहलाता है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, बताइए बाबू।
क्या आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। क्या सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो बाबू कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार जल्दी से बताइए तो, क्या सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, यस और नो। क्या सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ना तो एकदम दिल खोल करके डबल सी लिख दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि नहीं भाई बच्चे समझ गए, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे लास्ट वाला होता है ना वही क्या कहलाता है? जो सब कुछ को अपघटन कर दे, सब कुछ को। यहां तक तो छोड़िए, जीव जंतु का तो छोड़िए, अगर हम लोग भी अगर मरेंगे, हम लोगों को अगर मरने के बाद जला दिया जाता है तब ना, जलाया अगर नहीं जाए प्यारे बच्चों, ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हम लोगों के शरीर में भी जीवाणु विषाणु लग जाएगा, जो एकदम एक्चुअल है, फैक्ट है। ठीक है ना? जैसे एक कोई भी जीव मरता है, जैसे ये बाघ मर गया, सियार मर गया, कुत्ता मर गया, ये कुछ मरता है तो उसको क्या करता है? जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया वायरस उसमें लग जाता है, उसको खा पी करके निश्चित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। 1 महीना के बाद जाइएगा, पता नहीं चलेगा कि अरे कुतवा जो मरा था हम यहीं पर फेंके थे, कहाँ हो गया कुतवा? अरे कुतवा तो उसको खा पी करके सब निश्चित कर दिया, छोटा छोटा सब जीवाणु विषाणु कीड़ा ये सब। तो वो क्या है बाबू? वही एक्चुअल में क्या कहलाता है? वही एक्चुअल में कहलाता है अपघटन या अपमार्जक कहलाता है। तो लिखेंगे कि पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे क्या करते हैं? अपमार्जक क्या करते हैं? मृत जीवों और पौधों के अवशेषों को, जो मरा हुआ जीव है, जो मरा हुआ पौधा है, उसको विघटित करता है और विघटित करके सरल पदार्थों में बदल देता है, जिससे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है और पर्यावरण साफ रहता है। अगर बाबू ये सब नहीं होगा, अगर अपघटन करता न रहे, अगर जीवों का अपमार्जक न हो, तो क्या होगा? पर्यावरण दूषित हो जाएगा। ठीक है ना? पर्यावरण दूषित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो हमें लगता है कि एकदम इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार जरा बता दीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। ताल ठोक करके कहिए कि हाँ सर समझ में आ गया। प्रिंस सर के पास आप पढ़ रहे हैं और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर हम तो कहते हैं, खुल के कहते हैं, पढ़ना बेकार है। ठीक है ना? हमारे पास अगर पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही मूल मंत्र है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी रिजल्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हारा रिजल्ट क्लियर नहीं कर सकता है बाबू, एक बात ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अगर हमारे पास पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कमजोर से कमजोर बच्चे के भी दिमाग में यह बात घुस जाए कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो एक चलिए आइए, पहला नंबर क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोषी स्तर क्या है प्यारे बच्चों? पोषी स्तर क्या है? अब ये भी हम आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझा देते हैं कि पोषी स्तर क्या है। जैसे बाबू एकदम सिंपल वे में समझ लो कि घास को कौन खाता है? घास को खाता है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर इसी को, और ग्रास हॉपर को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को कौन खाता है? बाज। खाता है कि नहीं खाता है? अब यहां पर एक चीज समझना आप लोग, जो सबसे पहला ये घास है, ये घास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राथमिक पहला पोषी स्तर। आप ऐसे सीधे कहिए, ये कहलाएगा पहला पोषी स्तर। ये पहला पोषी स्तर कहलाएगा। ये ग्रास हॉपर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दूसरा पोषी स्तर। दूसरा पोषी स्तर ये। अच्छा, आप कहिएगा कि सर ये पोषी स्तर काहे कहलाएगा? काहे कि घास से पोषण मिल रहा है किसको? तो ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर से पोषण मिल रहा है किसको? तो मेढक को। मेढक से पोषण मिल रहा है किसको? सांप को। और सांप से पोषण मिल रहा है किसको? बाज को। तो प्यारे बच्चों, हर एक चीज से एक दूसरे को पोषण मिल रहा है, इसलिए इसको पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक है ना? इसलिए इसको क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। तो ये हो गया पहला पोषी स्तर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, अंतिम पोषी स्तर बाबू। तो पोषी स्तर क्या है? परीक्षा में यही ना पूछ रहा है कि पोषी स्तर क्या है, तो लिखेंगे। अच्छा, ये जो है बाबू उत्पादक है, तो जो उत्पादक हो गया वो पहला पोषी स्तर हो गया। ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता दूसरा पोषी स्तर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि आहार श्रृंखला में अनेक पोषी स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण, ये भोजन का या फिर ऊर्जा का कह सकते हैं, स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है।
ठीक है ना, जैसा कि अभी आपको बताया, हर एक स्तर पर पोषण का ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। घास को खाएगा तो ग्रास हॉपर को ऊर्जा मिलेगा, ग्रास हॉपर को खाएगा तो मेढक को ऊर्जा मिलेगा, मेढक को खाएगा तो सांप को ऊर्जा मिलेगा, सांप को खाएगा तो बाज को ऊर्जा मिलेगा। है कि नहीं है बाबू? ध्यान रखिएगा। तो बाबू हर एक स्तर पर पोषण का क्या हो रहा है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, हर एक स्तर पर ऊर्जा जा रहा है। तो उसी को ध्यान रखिएगा। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। आहार श्रृंखला में जो उत्पादक है उसको कहते हैं प्रथम पोषी स्तर, जो शाकाहारी जंतु है उसको कहते हैं द्वितीय पोषी स्तर, जो मांसाहारी जंतु है उसको कहते हैं तृतीय पोषी स्तर या फिर उच्च श्रेणी वाला पोषी स्तर। ध्यान रखिएगा। यहां पर हम आपको यह भी बताए थे कि इसका सिर्फ 10% ऊर्जा का ट्रांसफर यहां होता है, फिर इसका सिर्फ 10% ऊर्जा का ट्रांसफर यहां होता है। तो इस तरीके से करते करते आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बता दीजिए कि गुरुजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। पोषी स्तर आप लोग समझ गए हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है? हम एक जीव हैं, हमारे लिए पोषण क्यों जरूरी है? अगर भाई हम अपना पोषण ही नहीं करेंगे, पाल पोष ही हम अपना नहीं करेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? हम अपना पाल पोष कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, उसके बाद ही ना बाबू हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे अंदर ऊर्जा कहां से मिल रहा है? पोषण से मिल रहा है। अगर हम पोषण ही नहीं लेंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो लिखेंगे जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्योंकि यह उन्हें ऊर्जा, वृद्धि, विकास, शरीर की मरम्मत और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आज हमारे अंदर वृद्धि हो रहा है तो वो हो रहा है पोषण से। हमारे अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा है बाबू पोषण से। हमारा विकास हो रहा है, विकास हो रहा है तो पोषण से हो रहा है। हमारे शरीर में का मरम्मत, कहीं पर अगर कटा छटा है तो शरीर का मरम्मत हो रहा है, ये पोषण से हो रहा है। रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, कहां से? तो पोषण से। यानी कि सब कुछ हमारे अंदर पोषण से ही होता है। पोषक तत्वों के बिना जीव जो है वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। अगर कोई जीव में पोषण ही ना हो तो वो जीव स्वस्थ नहीं रहेगा, उसका जीना भी संभव नहीं होगा। इसलिए सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। सभी जीवों की पोषण की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, पोषण के बिना कुछ नहीं हो सकता है बाबू, एकदम याद रखिएगा। ठीक है ना? तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीत क्या है और पाचन में इसकी भूमिका बताइए। एकदम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि पीत रस क्या है और पाचन में पीत रस की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन है कि पीत क्या है और पाचन में इसकी क्या भूमिका होती है। तो लिखेंगे कि पीत एक पीले हरे रंग का तरल पदार्थ है। हमारे शरीर के अंदर बनता है पीत, और हल्का सा पीला, हल्का सा हरा रंग का ये पीत होता है, जो कहां बनता है? यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। बउआ लीवर के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो लीवर है ना, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है बाबू, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? तो पीत का जो निर्माण होता है वो लीवर में ही होता है, यकृत में ही होता है, और पित्ताशय में जाकर के जमा रहता है। जैसे पीत कहां जमा रहता है तो बताइएगा, पित्ताशय में जमा रहता है। जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तब जो पीत है उसको छोड़ दिया जाता है। भोजन जब हम खाना खाते हैं और वो भोजन जब हमारे पेट के अंदर छोटी आंत में जाता है तो वहां पर जो पीत है वो भोजन के साथ जाकर के मिलता है। भोजन के साथ जाकर क्या होता है? मिलता है। और पीत वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। हम जो भी फैट खाते हैं, जो भी फैट, जैसे घी ये सब खा रहे हैं तो घी में तो प्योर फैटे होता है ना, तो उसके पाचन के लिए जो पीत है ना वो बहुत जरूरी चीज है। यह वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ करके एंजाइम की क्रिया को आसान और प्रभावी बनाता है, बहुत प्रभावी बना देता है। ध्यान रखिएगा। तो पीत क्या है और पाचन में इसकी क्या भूमिका है, इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ठीक है बाबू? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर, नाभि रज्जु का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभि रज्जु, नाभि रज्जु प्यारे बच्चों, ठीक है ना? नाभि रज्जु का क्या काम है? एक बच्चा, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में होता है तो उसको भोजन मिलता है नाभि से। एक बच्चा जब मां के पेट में होता है ना तो वो मुंह से खाना नहीं खाता है, वो अपनी नाभि से सब कुछ ग्रहण करता है। नाभि में एक पाइप लगा हुआ रहता है,
नाभि में एक पाइप लगा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं नाभि रज्जु। जो क्या है तो इसको आप लोग लिखिएगा कि भ्रूण एक डोरी समान रचना से जुड़ा होता है। भ्रूण क्या होता है बाबू, आपको पता है कि जो बच्चा छोटा सा जो पेट के अंदर है उसको भ्रूण कहते हैं। तो वह एक डोरी समान रचना से जुड़ा रहता है जिसे नाभि जाल कहते हैं। और भ्रूण का पोषण और उसका श्वसन, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ, मां के रक्त में विसर्जन सब नाभि जाल के द्वारा ही होता है। मतलब सब कुछ उसी के द्वारा होता है, चाहे भोजन करे, उत्सर्जन करे, सब कुछ क्या होता है उसी के द्वारा होता है। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, मतलब माता के शरीर से ही बच्चे को पोषण मिलता है। कोई बच्चा अगर पेट के अंदर है तो उसको पोषण कहां से मिलेगा, माता से ही पोषण मिलेगा, मां से ही पोषण मिलेगा। तो भाई उसी नली से उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नाभि रज्जु के बारे में ध्यान रखना बाबू बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। दीर्घ रोम क्या है, कार्य लिखिए। दीर्घ रोम क्या है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देख लीजिए। दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम जो है वो छोटी आंत के भीतरी परत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य होता है पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, जिससे पोषक तत्व शरीर में जा सके। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, जो पाचक रस है उसका भी स्राव करता है, ये इसका मुख्य कार्य, ध्यान रखिएगा। तो दीर्घ रोम क्या है बउआ, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगर इस क्लास में भी अगर सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ, हमको नहीं लगता है कि इस जन्म में होगा, क्योंकि जितना बढ़िया से फोटो दिखा दिखा करके बता दे रहे हैं, हमको लगता है पूरा आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर होता है? इसका फोटो नहीं है, इसको हम आप ऐसे ही प्रैक्टिकली समझते हैं। श्वसन क्या है बाबू? श्वसन तो है सांस लेना और सांस छोड़ना, उसी को श्वसन कहते हैं, है कि नहीं है? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, उसी को भैया क्या कहेंगे, उसी को तो हम लोग श्वसन कहेंगे। और श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? देखो बाबू एक बात ध्यान से सुन लेना आप लोग, जो हम सांस अंदर खींचते हैं, जो सांस अंदर खींचते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जानते हैं क्या, प्रश्वास कहते हैं, प्रश्वास। और जो सांस छोड़ते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं उच्छ्वास। आप लोग को बताए भी हैं हम, सांस लेना उसको प्रश्वास कहते हैं, सांस छोड़ना उसको उच्छ्वास कहते हैं। अब भैया दोनों को मिला दिया, सांस लेना प्लस सांस छोड़ना, दोनों को मिला दिए तो कहेंगे श्वासोच्छ्वास। सांस लेना और छोड़ना को ही क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो याद रखिएगा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है बाबू, याद रखिएगा श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिका तक पहुंचाना और शरीर के अंदर से निर्मित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम सांस लिए वो हमारे शरीर के अंदर कोशिका में गया, और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि श्वसन की दो अवस्था होती है, सांस लेते हैं उसको कहते हैं प्रश्वास, और सांस छोड़ते हैं उसको कहते हैं उच्छ्वास। और इसको दोनों को अगर मिला देंगे तो दोनों के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास बोलेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर देन रिजल्ट क्लियर। बार बार एकदम दिमाग एकदम यहां पर लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर देन रिजल्ट क्लियर।